नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। हमारे खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानकारी आपको दे दें कि आरएसएस को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला यहां पर सामने आ रहा है। आखिर मोदी सरकार ने हटाया है 58 साल पूरा प्रतिबंध। आपको बता दें कि आरएसएस के कार्यक्रम में अब सरकारी कर्मचारी भी दिखाई देंगे। गृह मंत्रालय के नए आदेशों से संघ के स्वयं सेवकों में खुशी का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। आरएसएस ने केंद्र के फैसले का यहां पर स्वागत किया है। आपको जानकारी दे दें कि 30 नवंबर 1966 को केंद्र ने प्रतिबंध लगाया था। सरकारी कर्मचारियों की आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर यह प्रतिबंध लगाया गया था और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी इंदिरा गांधी के शासन के दौरान ये प्रतिबंध लगाया गया था। आज केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटाया है। आपको बता दें कि प्रतिबंध जो है पहले लगाया गया था, लेकिन 58 साल बाद इसे हटा दिया गया है। तारीख की अगर बात करें तो 30 नवंबर 1966 को केंद्र ने प्रतिबंध लगाया था। सरकारी कर्मचारियों की आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन फिलहाल इस प्रतिबंध को यहां पर हटा दिया है, जिसके बाद खुशी की लहर भी आरएसएस के स्वयंसेवकों में नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रही हैं। तो देखिए, बड़ा फैसला है मोदी सरकार का। आरएसएस को लेकर मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला, 58 साल पुराने प्रतिबंध को यहां पर हटाया गया। संसद के बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बात की। संसद भवन परिसर में संसद के सत्र से पहले बोले पीएम मोदी। कहा, बजट सत्र की शुरुआत पर अपने विचार साझा कर रहा हूं। आज सावन का पहला सोमवार है। इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र शुरू हो रहा है। सत्र सकारात्मक और सृजनात्मक हो, देशवासियों की सपनों को सिद्ध करने वाला हो, सरकार की गारंटी को जमीन पर उतारना हमारा लक्ष्य है। ये सत्र मजबूत नींव रखने वाला है। भारत के लोकतंत्र की गौरव गाथा का ये महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल बाद तीसरी बार वापस आए। ये बजट अमृत काल का महत्वपूर्ण बजट है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी बता देते हैं। उन्होंने कहा, ये बजट हमारे विकसित भारत के सपने को मजबूत करने का आधार बनेगा। तो कुल मिलाकर बजट का जिक्र करते हुए नजर आए और आज के दिन को बेहद खास बताया। वो इसलिए क्योंकि आज से सावन की शुरुआत हुई है और सावन का पहला सोमवार है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो सावन का पहला सोमवार है, इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र शुरू हो रहा है। सत्र सकारात्मक और सृजनात्मक हो, देशवासियों के सपने को सिद्ध करने वाला हो, सरकार की गारंटी को जमीन पर उतारना हमारा लक्ष्य है। ये सत्र मजबूत नींव रखने वाला है। भारत के लोकतंत्र की गौरव गाथा का ये महत्वपूर्ण पड़ाव। यह अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल बाद तीसरी बार वापस आए और ये बजट अमृत काल का महत्वपूर्ण बजट है। संसद की मॉनसून सत्र का आगाज हुआ है। मोदी 3.0 का पहला आर्थिक विजन, पहला बजट सत्र। संसद का मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। देखिए, मॉनसून सत्र में 22 दिनों में 19 बैठकें होगी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट को पेश करेंगे, जिसका सभी को इंतजार है। कल 23 जुलाई को संसद में पेश होगा आम बजट और इसके बाद 6 नए बिल संसद में पेश यहां पर किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर की सबसे पहले बात करें तो जम्मू कश्मीर का बजट भी इसी सत्र में पेश होना है। तो पूरे देश की निगाहें इस बजट पर टिकी है। आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। 23 तारीख की बात करें, यानी कि कल की बात करें तो कल आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस आम बजट को पेश करेगी और आपको बता दें कि संसद में आम बजट कल यानी कि 23 जुलाई को पेश होना है। इसके अलावा 6 नए बिल संसद में पेश किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर का बजट भी इसी सत्र में पेश होगा, जिसके चलते पूरे देश की निगाहें कल यानी कि 23 जुलाई पे टिकी हुई नजर आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वे। लोकसभा में पिछले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वे के मुताबिक 2024 से 25 में जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान जताया गया। महंगाई दर की बात करें तो देखिए, महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान जताया है, जबकि वित्त वर्ष 2025 से 26 में महंगाई दर 4.1% रहने का अनुमान यहां पर जताया गया है। आर्थिक सर्वे में जो कुछ भी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सुझाव दिए गए, उसकी झलक संसद में कल पेश होने वाले आम बजट में देखने को मिलेगी। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के बाद कल आम बजट पेश होगा। निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री कल पूर्ण बजट को पेश करेगी। आपको जानकारी दे दें कि बतौर वित्त मंत्री लगातार 7वीं बार
बजट पेश कर वो एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। तो यानी कि कल जो बजट पेश होगा उसको लेकर एक नया रिकॉर्ड भी बनता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ेंगे, जानकारी आपको दे दें कि इतिहास रचने की दहलीज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जी हां, कल निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। ऐसे में एक बड़ा रिकॉर्ड वो बनाएंगे और इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट को पेश किया था, लेकिन उनका भी रिकॉर्ड यहां पे टूटने जा रहा है। और आपको बता दें कि एक नया रिकॉर्ड यहां पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनाने जा रही है। पिछले 6 दशक में लगातार 5 साल वित्त मंत्री रहने का भी रिकॉर्ड 1958 से 1964 तक मोरारजी देसाई लगातार 5 दशक तक वित्त मंत्री थे। पी चिदंबरम, प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली जैसे अर्थशास्त्री भी लगातार नहीं रह पाए इस पद पर। संसद में पहला पेपरलेस बजट पेश करने का भी रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम पे दर्ज है। आजादी के बाद से अभी तक देश में 87 बार पेश हो चुका है आम बजट। इसमें 78 बार पूर्ण बजट और 9 बार अंतरिम बजट पेश हो चुका है। तो यानी कि कल 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। कल देखिए बजट उनके द्वारा पेश किया जाएगा और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो उनके नाम पे पहले से ही दर्ज है। चाहे हम बात करें पेपरलेस बजट की, हमने देखा था कि किस तरह से पेपरलेस बजट भी पेश किया गया था, तो ऐसा भी रिकॉर्ड उनके नाम पे है। और इसके अलावा आजादी के बाद से अभी तक देश में 87 बार आम बजट पेश हो चुका है। इसमें 78 बार पूर्ण बजट है और 9 बार अंतरिम बजट पेश हो चुका है। तो 30 जुलाई को एक नया रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम। लद्दाख में 25वां कारगिल दिवस कार्यक्रम 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1999 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत ने जीत दर्ज की थी। कारगिल में भारत की जीत के 25 साल पूरे होने पर एक भव्य जश्न। और देखिए कारगिल के द्रास में 24 से 26 जुलाई तक कई कार्यक्रम होंगे। कारगिल युद्ध के वीर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रदेश के सरकारी गैर सरकारी स्कूल में कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रगान के साथ सुबह 11:15 पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने प्राणों की बलिदानी दी थी, अपने प्राणों को न्यौछावर किया था भारत मां के लिए। आपको जानकारी दे दें कि 1999 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत ने जीत दर्ज की थी। एक ऐतिहासिक जीत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर की थी और कारगिल में भारत की जीत के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। और इस खास अवसर पर एक भव्य जश्न होगा। कारगिल के द्रास में 24 से 26 जुलाई तक कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। कारगिल युद्ध के वीर अमर शहीदों को इस दिन याद किया जाएगा, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रदेश के सरकारी गैर सरकारी स्कूल्स में कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रगान के साथ सुबह 11:15 पर शहीदों को श्रद्धांजलि यहां पर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट में नेम प्लेट का मामला। और देखिए इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट में नेम प्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का शुक्रवार तक जवाब मांगा है और जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने आदेश दिया। एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने दायर की थी याचिका। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में कांवड़ यात्रा रूटों पर दुकानदारों के नाम लिखने के यूपी सरकार के फैसले को यहां पर चुनौती दी थी। और आज देखिए सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला यहां पर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा, एक विशेष वक्त भी यहां पर दिया है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को ये नोटिस दिया और कहीं ना कहीं बड़ा झटका यहां पर लगा है। नेम प्लेट का पूरा मामला है कांवड़ यात्रा के दौरान का और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का यहां पर फैसला सामने आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का शुक्रवार तक जवाब मांगा। आपको जानकारी दे दें कि जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने आदेश दिया। एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने याचिका दायर की थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी थी। याचिका में कांवड़ यात्रा रूटों पर दुकानदारों के नाम लिखने के यूपी सरकार के फैसले को यहां पर चुनौती दी गई थी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी के दौरे पर रहे। कृषि उपज मंडी प्रांगण में धन्यवाद सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोग चुनाव से पहले जनता से झूठे वादे करते हैं और जनता को बरगलाने का काम करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपकी मांगे हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। हमने इस बजट को एक नया अध्याय बनाने का काम किया है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बजट को चुनावी बजट बता रहे हैं। आपने जो हम पर विश्वास किया, हम उससे पूरा करके रहेंगे। हमने सरकार बनते ही पेपर लीक को लेकर एसआईटी का गठन किया। पेपर लीक में हमने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गैंगवार को रोकने के लिए हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाई। जल्द ही ईआरसीपी का शिलान्यास होने वाला है। ईआरसीपी का शिलान्यास उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और कुल मिलाकर देखिए, कांग्रेस को आड़े हाथों उन्होंने लिया और बजट का भी यहाँ पे जिक्र करते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने जो विश्वास हम पर किया है, हम उसे पूरा करेंगे। हमने सरकार बनते ही पेपर लीक को लेकर एसआईटी का गठन भी किया और ये सारी बातें उन्होंने केकड़ी के उस संबोधन में कही, जहां पर जो धन्यवाद सभा है वो आयोजित हो रही थी, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी का धन्यवाद स्वीकार किया और इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही कहा, पेपर लीक में हमने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। गैंगवार को रोकने के लिए हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाई। जल्द ही ईआरसीपी का शिलान्यास होने वाला है और उन्होंने ये भी बताया कि ईआरसीपी का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने वाले हैं। गलता पीठ महंत नियुक्ति प्रकरण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने अवधेशाचार्य की महंत पद पर नियुक्ति को रद्द किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे, गलता पीठ की बेची गई संपत्तियों का बेचान भी यहां पर रद्द कर दिया गया। दरअसल जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। मंदिर ठिकाना गलता तीर्थ सहित 7 याचिकाओं को यहां पर खारिज कर दिया गया है। ऐसी 7 याचिकाएं थी जिनको खारिज किया गया है और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश यहां पर दिए और कहा कि राम मंदिर और महाकाल के उज्जैन की तर्ज पर गलता में कॉरिडोर बना है। जितनी भी संपत्ति बेची है वे सब नल एंड वाइड है। जो महंत बनकर स्वयंभू है, उनका कोई भी अधिकार यहाँ पर नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे बड़ा फैसला सामने और इस फैसले की बात करें तो गलता पीठ की जो बेची गई संपत्तियां थी, उनके बेचान को भी रद्द किया गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अवधेशाचार्य की महंत पद पर नियुक्ति को भी रद्द कर दिया है। और आपको बता दें कि इस याचिका के सहित 7 याचिका यहाँ पर खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यहाँ पे कुछ निर्देश भी दिए। उन निर्देशों की अगर बात करें तो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि राम मंदिर और महाकाल के उज्जैन की तर्ज पर गलता में कॉरिडोर बनाए। जितनी भी संपत्ति बेची है वे सब नल एंड वाइड है। जो महंत बनकर स्वयंभू है, उनका कोई भी इस पर अधिकार नहीं है। रोडवेज बस बेड़े में शामिल होंगी 5 नई BS6 बसें। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दिखाएंगे नई बसों को हरी झंडी और आपको आगे जानकारी दे दें कि 24 जुलाई को रोडवेज मुख्यालय से नई बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। सुपर एक्सप्रेस ब्लू लाइन BS6 श्रेणी की सभी बसें होंगी। रोडवेज ने जारी किए थे 510 बस चेसिस के खरीद के लिए LOA, जिनमें से 132 बसों के चेसिस अभी तक मिल चुके हैं और इन बसों में से 5 बसों की पहली ही खेप जो है बुधवार को डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हरी झंडी दिखाएंगे। शेष बसें भी बॉडी तैयार होने पर जल्द शामिल हो जाएंगी रोडवेज के बेड़े में। तो कुल मिलाकर एक बड़ी राहत यहां पर मिलेगी। नई बसों का इंतजार यहां पे था और इन नई बसों को देखिए हरी झंडी दिखाई जाएगी डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के द्वारा। और आपको जानकारी दे दी कि 24 जुलाई को रोडवेज मुख्यालय से नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे वो। सुपर एक्सप्रेस ब्लू लाइन BS6 श्रेणी की सभी बसें हैं। रोडवेज ने 510 बस चेसिस की खरीद के लिए जारी किए थे और आपको बता दें कि इनमें से 132 बसों के चेसिस अभी तक मिल चुके हैं। इन बसों में से 5 बसों की पहली खेप को बुधवार को डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हरी झंडी दिखाएंगे और जो बाकी की बसें हैं उनकी जैसे ही बॉडी तैयार हो जाएगी, उसके बाद जल्द ही उन्हें रोडवेज के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा।